अवनी जब ब्याह कर इस घर में आई तो अपनी जेठानी मधु की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। वह उसके आसपास भी नहीं रुकती थी। अवनी की जेठानी ने उसे प्यार से अपनी बाहों में लिया और एकांत होते ही बोली, हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, हमारे तो दो ही भाई है, तू हमारी बहन बनेगी ना। वह मुस्कुराकर अस्वस्थ हो गई। जिसे अपने रूप का जरा भी अभिमान ना हो, उससे अच्छा कोई कैसे हो सकता है। पर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कोई सोचता है। अक्सर कोई भी काम करने से पहले सास की आवाज़ अवनी को दुख पहुंचाती। अवनी बेटा, जरा मधु से भी पूछ लिया करो कि मसाला भिंडी कैसे बनती है। वरुण को अभी भी अपनी भाभी के हाथ के स्वाद की आदत है। अवनी का तन मन जल गया। कैसे सासू माँ ने उसे प्यार भरी चाशनी में लपेटकर ऐसा जताया कि तू अभी रसोई में कच्ची है। शादी की पहली रात ही वरुण ने कहा, अवनी, हम चाहते हैं कि तुम्हारा मधुर स्वभाव माँ के मन में उसी तरह राज करे जैसे भाभी का करता है। शादी की पहली रात ही अपने पति के प्यार भरे शब्दों की जगह ऐसी बातों ने उसे चौंका दिया। वह कह रहा था कि भैया और भाभी ने इस घर के लिए बहुत त्याग किए हैं, पर कभी उन्होंने जताया नहीं। वरुण ने उसे बताया कि कैसे बापूजी की कम तनख्वाह में इस घर में गरीबी का राज था। पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ भैया ने कुछ ट्यूशन भी लगा ली ताकि घर के हालात भी सुधर जाए और वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। भैया की लगन और मेहनत की वजह से उन्हें अच्छी नौकरी मिल पाई और घर में खुशियों के छोटे छोटे पौधे लहराने लगे। जब भाभी की शादी हुई तो उन्होंने भी घर के हितों का हर तरह से ख्याल रखा। उनकी जिद की वजह से ही मैं एमबीए कर पाया और आज एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। अवनी ने अपनी जमाई रोकी और पूरी बात सुनी थी। उस रात की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने अपने मन के बेकाबू लावे को मन ही में दबा रखा था। सास कहती, उसकी बड़ी बहू बहुत खूबसूरत है, उसकी बेटी रिया भी अपनी माँ पर गई है। कभी पड़ोसियों को सुनाती तो कभी रिश्तेदारों को। अवनी टूटते दिल से सुनती। हालांकि उसे इन सब की परवाह नहीं थी, लेकिन ये अप्रत्यक्ष टिप्पणियां उसके दिल को ठेस पहुंचाती और वह खुद को अपमानित महसूस करती। साड़ी बेचने वाला साड़ियाँ लेकर घर आता था। माँ खुद साड़ियाँ चुनती थी और कहती कि ये लाल रंग अपनी मधु पर खूब खिलेगा। और अवनी बेटा, तुम पर यह हल्का पीला रंग खूब खिलेगा। अवनी उदास हो जाती। उसे ये लगता कि उसके सीधे सीधे रंग पर प्रहार है। उसके मन के अंदर ईर्ष्या की ज्वाला जल रही होती। पर एक दिन जब अचानक कार दुर्घटना में जेठ और जेठानी की मौत हो जाती है तो मानो पूरे घर पर बिजली गिर जाती है। माँ जी की भी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। लाख ईर्ष्या थी, पर उस घटना ने अवनी को झंझोक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे बार बार जेठानी का चेहरा याद आता। वो सोचती रही कि इतने कम समय के लिए ही हम साथ थे, पर मैं समझ नहीं पाई और उनसे चिढ़ती रही। धीरे धीरे उसने अपना मन शांत कर लिया था। जब होश आया तो अवनी के सामने पहाड़ जैसी जिम्मेदारियां थी। चिंता होने लगी कि जेठ और जेठानी के चले जाने पर रिया का क्या होगा। फिर वो लावा असमय रिया पर फूटने लगा। अवनी ने रिया से घर के ढेर सारे काम करवाना शुरू कर दिए, ये कहकर कि वो रिया को घर के काम में निपुण बना रही है। आज अवनी करीब 10 बजे अपने घर की छत पर गई और मन ही मन बुदबुदा रही थी। इतनी भीषण गर्मी में कपड़े भी ज़्यादा देर तक धूप में रह जाते हैं और पूरे कपड़ों का रंग उड़ने लगता है। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अवनी इस बार की गर्मी को कोस रही थी। जैसे ही वो छत पर पहुंची तो वहां रिया दिखी। रिया को देख अवनी थोड़ी हैरान हुई। कमाल है, ये लड़की भी, इसे कहीं भी धूप या पानी में बैठा दो, ये चुपचाप बैठी काम पूरा करती रहेगी। दरअसल रिया के हाथ से सुबह सुबह ही कांच की प्लेट गिरकर टूट गई थी। उसी की सजा के तौर पर अवनी ने रिया को धूप में गेहूं साफ करने का आदेश दिया था। सूरज की हल्की गर्मी में गोरा रंग और भी चमक रहा था। अवनी धीमे कदमों से उसके पास पहुंची। उसे डांटते हुए कहा कि इतनी देर से तूने आधा कनिस्टर गेहूं बीना है, चल उठ, रसोई में चलकर नाश्ता कर ले। रिया चुपचाप उठ गई। अवनी जब मन ही मन दयावान होती तब भी गुस्से से ही बोलती। सूरज की गर्मी से परेशान रिया को देखकर उसके मन में दया आ रही थी, इसलिए नाश्ता कराने के बहाने उसने उसे वहां से उठा लिया। रिया ने स्टील की छोटी सी प्लेट हटाई। देखा तो दो रोटियों पर आलू के कुछ टुकड़े रखे थे। वह चुपचाप खाने लगी। छुट्टी का दिन था। वह परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना चाहती थी, पर अब रसोई के काम का समय था। उसकी आंखें नम होने लगी। उसी समय अवनी की बेटी निशा पानी पीने वहां आ गई। उसे खाना खाते देखा तो बोली, यह क्या है दीदी, रोटी क्यों खा रही हो? हम तो पहले ही पकौड़ी खा चुके हैं। रिया का मन व्याकुल था, पर उसे संभालने की आदत हो गई थी। वो बोली, आज गोलू काका काम पर नहीं आए तो बासी रोटी कौन खाएगा? इस महंगाई के दौर पर अनाज फेंकना नहीं चाहिए। पर निशा ने दो डिब्बे खोले और पकौड़ी उसकी प्लेट में रखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी गृहिणी हो, पर यह चक्कर तो देखो। वह पानी का गिलास लेकर बाहर निकल गई। ऐसी घटना पर रिया की आंखें हमेशा नम हो जाती है। निशा जो उसे 7 साल छोटी थी, वरुण चाचा की जब शादी हुई थी
तब रिया 5 साल की थी। वह अपनी नई चाची को उल्लास भरी नज़रों से देखती और जब अवनी उसे टॉफ़ी देती तो तुरंत उसकी गोद में बैठ जाती। चाची तुम बहुत अच्छी हो। अवनी तब उसे बहुत प्यार करती थी। 2 वर्ष पूरे होते ही निशा आई और रिया बहुत खुश हुई और स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने लगती। रिया जब भी बीती बातें याद करती तो उदास हो जाती। दादी जब बहुत बीमार थी तब वो अपनी दादी से कहती, दादी पता नहीं आप कब ठीक होगी। दादी कहती, पता नहीं ठीक हो जाऊंगी या जाने का समय हो गया है। दादी खांसते हुए बोली, तब तक वह इतनी बड़ी हो गई थी कि जन्म और मृत्यु का अर्थ समझ सकती थी। अब नाश्ता करने के बाद उसने अपनी थाली धोई, अपनी जगह पर रख दी। तभी अवनी आई और बोली, रिया जितना आटा है उतना गूंथ लो और रोटी बना लो। हमने दाल बना दी है, तुम आलू और गोभी की सब्जी बना लेना। जी चाची, सब हो जाएगा, उसने सादगी से कहा। अवनी कमरे में पहुंची तो निशा ने उसे घेर लिया। मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो? अवनी ने पूछा। मैं क्या करती हूँ? अवनी ने पसीने से लथपथ होकर पूछा। तुमने दीदी को बासी रोटी क्यों दी? अवनी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई दी। वह अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उसने खुद को संभाला और कहा, कल को उसकी शादी होगी और उसे वहाँ बासी खाना खाने पर कोई दुख नहीं होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसकी शादी ऐसे घर में क्यों करोगी? उसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढो। अवनी ने उसे खींचते हुए कहा, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? जाते जाते निशा रुकी और बोली, दीदी इतनी सुंदर है, कोई उसे बिना दहेज के भी शादी कर लेगा। अवनी के मन पर जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। एक बार फिर उसे अपनी जेठानी की खूबसूरती याद आ गई। रिया की शादी के नाम पर जेठ और जेठानी ने बहुत पहले एक बीमा कराया था जिसे अब तय समय पर बढ़ाना था। इसकी जिम्मेदारी वरुण की थी। रिया जब 20 साल की होगी तब तक उसकी शादी के लिए अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी होगी। फिर भी अवनी समय समय पर रिया की शादी की चिंता जताने बैठ जाती। ऊपर से इस महंगाई में अपनी बेटी की शादी करना ही मुश्किल है। ऊपर से जेठ जी की बेटी का भी तो सब ख्याल रखना है। आज उसकी बातों से आस पड़ोस की महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं, लेकिन वरुण पीछे हट जाता जिसे अवनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वरुण कहता है, भैया रिया के लिए ही नहीं अपनी निशा के लिए भी बहुत कुछ छोड़ गए हैं। ये दोनों की शादी उसी में हो जाएगी। अवनी खींचकर कहती, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारे भाई और भाभी की तारीफ सुनने का समय नहीं है। रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। घर का सारा काम निपटाने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करती। कभी निशा कुछ पूछती तो वो उसे भी पढ़ा लेती। एक दिन अवनी की दूर की मौसी का फ़ोन आया कि वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने उसके शहर आ रही है। उसका एक ही बेटा था। 2 बेटियों की शादी वो पहले ही कर चुकी थी। अब वो अपने बेटे की शादी जल्दी कर देना चाहती थी ताकि विदेश जाने से पहले उसके पैरों में बेड़ियां डाल दे। अवनी ने रिया से कहा, मेरी दूर की मौसी आ रही है और पहली बार आ रही है, तुम उनकी बहुत मेहमान नवाजी करना। निशा ने तुरंत टोका तो दीदी कॉलेज कब जाएंगी? हम सब कर लेंगे चाची, आप चिंता मत करो। अवनी ने निशा को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी तरह आलसी नहीं है रिया, सब कुछ मैनेज करना जानती है। उसने यह तो कह दिया, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रिया से काम कराने के चक्कर में वो अपनी ही बेटी पर गुस्सा कर बैठी। फिर वह बैठ गई और अपनी मूर्खता पर पछताई। बहुत सी चीजें ना चाहते हुए भी हो जाती है। उसने दोनों पर एक साथ हाथ रखा और कहा, हमारा मतलब यह है कि आज तुम भी अपनी बहन का हाथ बटाओगी और उससे कुछ सीखो। अवनी गुस्से में बाहर चली गई। जब मौसी आई तो उनका बेटा विजय भी साथ आया। उसने बहुत जल्दी सबका दिल जीत लिया। सब खाने बैठ गए और मौसी खाने की तारीफ करने लगी। अवनी बोली, दोनों बहनों ने मिलकर बनाया है। नहीं मौसी, निशा तुरंत बोली, ये सारा खाना दीदी ने बनाया है। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी गृहिणी हो बेटा। मौसी ने रिया को प्यार से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? जी रिया। क्या तुम पढ़ती हो? मौसी ने अगला सवाल पूछा। जी मैं बीए फाइनल में हूँ, मौसी ने धीरे से कहा। काश वो लड़की भी तुम्हारी तरह अच्छी लड़की हो जिसे हम विजय के लिए देखने जा रहे हैं। मौसी और विजय के जाने के बाद रिया कॉलेज चली गई। शाम को घर पहुंची तो घर में एकदम सन्नाटा था। मौसी और चाची धीरे से कुछ बोलकर चुप्पी साध लेती थी। विजय अखबार पकड़े कुछ सोच रहा था। रिया ने किताबें रखी और अवनी से पूछा, चाय बनाऊं चाची? मौसी ने चौंक कर उसे देखा। उनकी आंखों में जाने क्या था। अवनी ने कहा, हाँ साथ में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लो। रिया लौटी तो उसने आंटी को कहते सुना कि तुम्हारी रिया कितनी प्यारी और शांत है। रात तक रिया को उनके चुप रहने का कारण पता चल चुका था। विजय जिस लड़की को देखने गया था उन लोगों को लड़की पसंद थी, पर लड़की ने विजय से कहा कि वह किसी और से प्यार करती है और उसके माता पिता उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। निशा ने अपनी मौसी और माँ को ये सब बातें करते सुन लिया था और वो रिया को बताने आई थी और वो रिया के काम में मदद भी कर रही थी और वो लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। रिया मन ही मन सोच रही थी कि वो लड़की कितनी बहादुर है जिसने इस तरह सच उजागर कर दिया। जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे तो मौसी ने कहा, रिया बेटा तुम भी हमारे साथ बैठो। नहीं मौसी आप खाइए, हम गरम गरम रोटी सेक रहे हैं। मौसी ने बड़ी हैरत से उसकी ओर देखा और अचानक बोली, अवनी अपनी बेटी रिया हमें दे दो। फिर वो विजय से बोली,
क्यों विजय, हमें रिया बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए मांग ले। रसोई में कदम रखते हुए जब रिया ने यह सब सुना तो उसके पूरे शरीर की हलचल रुक गई। चाची से पहले चाचा ने कहा, आपकी ही बेटी है मौसी, जब चाहे इसे अपना बना सकती हो, लेकिन रिया से भी पूछ लो। अचानक उसे विजय की आवाज़ सुनाई दी। वह इस असंभव बात पर हैरान और खुश थी। उसका मन उत्साह से धड़क रहा था। क्या यह एक सपना है? मौसी ने अगली बार उसके आते ही उसे अपने पास बैठा लिया। बैठो बेटा, रोटी अवनी बना लेगी। उतनी बात पर अवनी घबरा कर उठ गई और रिया को बैठना पड़ा। मौसी ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेटा एक बात सच सच बताना, हमारा विजय कैसा है? रिया ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। विजय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक आए ये अनोखे पल उसे आगाह कर रहे थे, पर उसे हालात का सामना करना था। उसने फिर अपने चाचा की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, अच्छे हैं, क्या तुम इससे शादी करोगी? मौसी ने फिर से पूछा। रिया ने घबराते हुए अपने चाचा की तरफ देखा। उन्होंने हाँ का इशारा किया। शर्म से उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। शुक्रिया रिया। अचानक विजय की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आप पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई थी। मौसी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और फिर बोली, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हम वहाँ जाते ही नहीं। विजय ने झिझकते हुए दूसरी तरफ देखा। माँ, मैं कभी भी आपका वादा तोड़कर कुछ नहीं करना चाहता। आपने ही तो वहाँ जाने की बात बताई थी। वाह बेटा वाह, वरुण ने तुरंत कहा। आजकल इतनी अच्छी सोच कहाँ मिलती है? अवनी मन ही मन सोच रही थी कि जेठ जेठानी अकेली छोड़ गए बेटी को। पर देखो, घर बैठे ही विदेश में रहने वाला लड़का मिल गया। पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा। वरुण को अवनी की खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह कुछ कहकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सारी परिस्थिति को खुद संभालते हुए उसने कहा, मौसी हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो शगुन देकर उसे अपना बना लें। मौसी ने तुरंत कहा, यह आपका ही बेटा है। वरुण खुश हो गया। वरुण रसोई में गया और अवनी से बोला, अवनी चलो अपनी बेटी की शगुन की रस्म पूरी करो। तुम्हें ही माँ और चाची का फर्ज निभाना है। अवनी कुछ बोलने वाली थी, पर उसी समय निशा आ गई तो उसने अपनी मन की बात जाहिर नहीं की। निशा आते ही अवनी से लिपट गई। अरे माँ, दीदी क्या आप हमें छोड़कर चली जाएगी? अवनी के मन में अचानक कुछ घनघनाने लगा। इतने वर्षों से घर का सारा काम रिया ही संभाल रही थी, अब क्या होगा, कैसे होगा? अवनी ने निशा और वरुण की तरफ देखा। वरुण बोला, निशा सही कह रही है, थोड़ा समय है जिसमें हमें रिया को जी भरकर प्यार देना है। वरुण ने पलट कर देखा तो रिया दरवाजे पर खड़ी थी और उसके आंसू गिरने लगे। तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अचानक अवनी बोली। वो रोते हुए आई। अवनी ने आंचल से उसके आंसू पोंछे। आज खुशी का दिन है, फिर क्यों रो रही हो? रिया ने उसे गले लगाया तो धीरे से अवनी ने भी उसे गोद में ले लिया। चुप हो जा, और निशा इसे अच्छी सी साड़ी पहनाओ, हम विजय के टीके की थाली तैयार कर रहे हैं। वरुण जा चुका था। निशा जब वह रिया के साथ गई तो अचानक अवनी बोली, बेटा रिया, तुम मेरी बात से दुखी मत होना, मैं पागल हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि यह तो पराया धन है, मैं इसे दिल से प्यार करूँ। नहीं चाची, आप तो हमें घर चलाने लायक बना रही थी। यह बात तो माँ बाप ही सिखाते हैं। अवनी ने भरी आंखों से उसकी ओर देखा, माँ की तरह सादगी भरी। रिया वहां से चली गई तो अवनी जल्दी जल्दी थाल सजाने लगी। उसके हाथ तीव्रता से चल रहे थे। आखिर वो सोच रही थी, वह उस जेठानी पर इतना नाराज क्यों थी जो हमेशा उसे छोटी बहन मानती थी? क्या यह गुस्सा इसलिए सता रहा था कि उसकी सास उसकी जेठानी से ज़्यादा प्यार करती थी, या इसलिए कि वह उसकी तरह सुंदर और काबिल नहीं थी? क्यों रिया को भी उसी गुस्से का शिकार बना डाला? मन के तूफान को नियंत्रित करते हुए वह टीके की थाली लेकर बाहर आई। तब तक निशा रिया को भी अपने साथ ले आई थी। सुनहरे बॉर्डर वाली नीली साड़ी पहनकर मौसी ने उसे अपने बगल में बैठा लिया था। रिया किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी और उसे स्नेह से देखते हुए सनील का बक्सा खोला और उसके गले में एक सुंदर हार पहनाया, माथे पर रोली का तिलक लगाया और कहा, अवनी तुम्हारी बेटी अब हमारी हुई। अवनी का दिल एक बार फिर धक से रह गया। वह एक बार फिर किसी अपने को खोने जा रही थी, तो फिर अवनी उसे कभी दिल से प्यार क्यों नहीं कर पाई? अवनी जिस तूफान से काफी दिनों से लड़ रही थी, आखिरकार वह बांध तोड़कर बह निकला। हमारी बेटी बहुत मासूम है। मौसी बोली, हम इसे बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे अवनी, मौसी ने बीच में कह दिया। मौसी के बीच में बोलने पर रिया ने पलकें उठाई और रोती हुई चाची की तरफ देखा तो उसे भी दुख हुआ। विजय को टीका करने लगी तो उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इन्हें कभी भी माँ के घर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। आखिर चाची ने इतना प्यार कहाँ छुपा रखा था और क्यों छुपाया था? अवनी के अंतर्मन में जाने कितनी बातें छुपी थी जो बूंद बूंद करके बाहर आने लगी। रिया ने यह देखा और उसके गले लग गई। उसके गले से भी चीख निकल गई थी, छोटी माँ। अवनी की आवाज़ लगभग बंद ही हो गई थी, फिर भी वह कांपती आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। रिया के आंसुओं से उसका कंधा भीग गया था। रिया बोली, माँ कभी माफ़ी नहीं मांगती, सिर्फ आशीर्वाद देती है। रिया के इतने अच्छे शब्द अवनी के अंतर मन को
हिला रहे थे। काश मैंने बहुत पहले ही अपने मन के दरवाजे खोल दिए होते तो कितना अच्छा होता। और उसने प्रसन्न मन से रिया का माथा चूम लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।